नमस्कार दोस्तों, मैं आशित त्यागी युग करवट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। खबरों के पोस्टमार्टम में यूपी के लिए क्या नया दिया है सीएम योगी ने, बताएंगे। इसके अलावा कैसे एक मंत्री की प्रेम कहानी तलाक पर समाप्त हुई और चुनाव को लेकर भाजपा में क्या चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जल्द ही शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाए। इसकी आधिकारिक घोषणा भी कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक ही आयोग से शिक्षकों का चयन किया जाएगा। ये आयोग सभी बेसिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा में शिक्षकों का चयन करेगा। इसका पूरा अधिकार होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में जारी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा की और लोक भवन में बैठक की। बताया जा रहा है कि इस आयोग से अशासकीय सहायता प्राप्त मदरसों के लिए भी शिक्षकों का चयन किया जाएगा। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं में आयोग से ही अब भर्ती होगी। मुख्यमंत्री के इस ऐलान से नया आयोग ही यूपी में टीईटी की परीक्षा भी कराएगा और शिक्षकों के नियमितीकरण और वेतन संबंधी सभी काम ये आयोग ही देखेगा। उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह के प्रेम संबंध जो प्रेम विवाद था वो तलाक पर आकर समाप्त हो गया। यूपी सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह की राहें अलग हो चुकी हैं। दयाशंकर और स्वाति का तलाक हो गया है। कोर्ट ने दोनों के तलाक पर मोहर लगा दी है। 22 साल पहले जिस रिश्ते की शुरुआत प्रेम की बुनियाद पर हुई थी, उसका अंत कोर्ट में हुआ। पारिवारिक न्यायालय की पूर्व पत्रावली के अनुसार स्वाति सिंह ने पारिवारिक विवाद के चलते वर्ष 2012 में दयाशंकर सिंह से तलाक के लिए लखनऊ के पारिवारिक न्यायालय में मुकदमा दाखिल किया था। इस मामले में अदालत ने विचारार्थ स्वीकार करते हुए दयाशंकर सिंह को अपना पक्ष रखने और आपत्ति दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही साल 2017 में भाजपा ने स्वाति सिंह को विधानसभा का टिकट दे दिया। स्वाति सिंह चुनाव जीती और सरकार में मंत्री बनी। इसके बाद वे अदालत में सुनवाई के दौरान हाजिर नहीं हुई। स्वाति की लगातार गैर हाजिरी के चलते फैमिली कोर्ट के अपर प्रधान न्यायाधीश तिथम ने वर्ष 2018 में उनके मुकदमे को पैरवी के अभाव में खारिज कर दिया था। स्वाति सिंह ने मार्च 2022 में अदालत में अर्जी देकर केस दोबारा शुरू करने की अपील की। हालांकि पहले की अर्जी वापस ली गई और नई अर्जी दाखिल की गई। इसके बाद स्वाति सिंह ने बीते पारिवारिक न्यायालय में वाद दाखिल करते हुए इसमें साक्ष्य प्रस्तुत किए और कहा कि बीते 4 वर्षों से वो पति से अलग रह रही हैं। उन दोनों के बीच कोई वैवाहिक रिश्ता नहीं है। प्रतिवादी के अदालत में उपस्थित न होने पर कोर्ट ने वाद की कार्रवाई को एक पक्षीय रूप से सुना। मतलब दयाशंकर सिंह इस मुकदमे में कोर्ट में पेश नहीं हुए और जो इसमें वादनी है स्वाति सिंह के साक्ष्यों से सहमत होकर तलाक को अदालत ने मंजूरी दे दी। आपको मैं बता दूं कि दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह के बीच रिश्तों की जो बुनियाद थी वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से पड़ी थी। दोनों उसमें सक्रिय थे। स्वाति सिंह इलाहाबाद से MBA की पढ़ाई कर रही थी। दयाशंकर सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति के बड़े नेता हो चुके थे। परिषद के कार्यक्रम में दोनों का मेलजोल बढ़ा। दोनों बलिया ही जिले के रहने वाले थे, इसलिए उनके रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो गए। कुछ समय बाद दोनों विवाह बंधन में बंध गए। बाद में स्वाति सिंह ने लखनऊ विश्वविद्यालय से PhD में पंजीकरण कराया। यहीं पढ़ाने भी लगी। उस समय दयाशंकर सिंह से जुड़े छात्र और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के बीच भैया और भाभी के मधुर संबंधों को लेकर अक्सर बातें चलती थी। बाद में दोनों के बीच कई बार तल्खियों की बात सुनाई दी, लेकिन ज़्यादातर लोग चाहते थे कि इनका रिश्ता बचा रहे। सियासत में स्वाति सिंह का प्रवेश बहुत नाटकीय रहा। दयाशंकर सिंह की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को लेकर हुई टिप्पणी के बाद जब विवाद में उनका परिवार घसीटा गया, तब स्वाति सिंह मुखर हुई थी। उसके बाद उनके सितारे बुलंद हुए। पार्टी ने उन्हें भाजपा महिला मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया, फिर टिकट दिया, विधायक बनी और सरकार में मंत्री भी बनी। हालांकि इस बार हुए चुनाव में स्वाति सिंह का टिकट भाजपा ने काट दिया था और दयाशंकर सिंह को ही बलिया से चुनाव लड़ाया था। अब ये दोनों नेता अलग हो चुके हैं। कोर्ट की मोहर के बाद तलाक इनका मान्य हो गया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों सियासत बहुत आई है। प्रदेश में 6 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव और 12 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने पूरी तरह से कमान अपने हाथ में ले ली है।
पिछले दिनों छिंदवाड़ा में गृह मंत्री अमित शाह ने जिस तेवर और अंदाज में प्रदेश में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जीत की हुंकार भरी है, उससे साफ साफ पता चलता है कि भाजपा इस चुनाव में कितने आक्रामक तरीके से उतरने वाली है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा ने 29 सीटों में से 28 जीत ली थी। ऐसे में पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने इस पुराने प्रदर्शन को दोहराने के साथ साथ जो एकमात्र सीट हारी थी छिंदवाड़ा, उसको भी जीतना चाहती है। अगर प्रदेश में वर्तमान सियासी हालात और लोकसभा सीटों के सांसदों के प्रदर्शन को देखें तो भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव में कई सांसदों के टिकट काटने के मूड में है। इनमें भोपाल, इंदौर और ग्वालियर जैसे बड़े जिले भी शामिल हैं। 2024 में भाजपा भोपाल लोकसभा सीट से किसी नए चेहरे की तलाश में है। भोपाल से वर्तमान सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर हैं, जिनका 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ना मुश्किल माना जा रहा है। इसकी वजह है सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का लगातार विवादों में रहना और विवादित बयान देना। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के महात्मा गांधी को लेकर दिए गए बयान पर अपनी नाराजगी जता चुके थे। भोपाल लोकसभा सीट भाजपा के लिए बेहद सुरक्षित सीट है, इसलिए यहां किसी बड़े चेहरे को उतारा जा सकता है। इनमें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी नाम है। सिंधिया कांग्रेस को घेरने के लिए भाजपा के पास एक बड़ा चेहरा है। अगर भाजपा ज्योतिरादित्य सिंधिया को भोपाल से लोकसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं देती है तो फिर यहां से पार्टी के किसी पुराने कार्यकर्ता को ही मौका मिलेगा। पिछले दिनों सिंधी महापंचायत के बहाने पार्टी महामंत्री भगवान दास सबनानी ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया था और टिकट के लिए दावेदारी पेश कर दी थी। भोपाल के साथ इंदौर, जिसको भाजपा और संघ का गढ़ माना जाता है, वहां पर भी मौजूदा सांसद शंकर लालवानी का टिकट काटने की चर्चा चल रही है। 2019 में रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले शंकर लालवानी लगातार आलोचनाओं के घेरे में हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने शंकर लालवानी को जिस सियासी गणित को साधने के लिए मैदान में उतारा था, आज की तारीख में शंकर उसमें फिट नहीं बैठ रहे हैं। यहां से राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों का नाम चलाया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर की राजनीति का वह चेहरा है जिसको चुनाव लड़ाना भाजपा के लिए जीत की गारंटी होती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी इसलिए इंदौर से जोड़ा जा रहा है क्योंकि बतौर नागरिक उड्डयन मंत्री उन्होंने यहाँ कई योजनाओं को दिया है, कई अच्छी सौगातें दी हैं, इसीलिए उनके नाम पर भी चर्चा चलाई जा रही है। बात ग्वालियर लोकसभा सीट की, यहाँ भी पार्टी जो वर्तमान सांसद है विवेक नारायण, उनका टिकट काटने की तैयारी में है। विवेक नारायण का जो टिकट कट रहा है उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो उनका एज क्राइटेरिया है, उनकी उम्र है। विवेक नारायण 75 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं। ऐसे में पार्टी के एज क्राइटेरिया में वो फिट नहीं बैठ रहे। इसके अलावा उन पर निष्क्रियता के सवाल भी लगते रहे हैं, आरोप लगते रहे हैं। स्थानीय तौर पर पार्टी के विधायकों के कार्यक्रम से वो हमेशा दूरी बनाते हैं, जिससे विवाद पैदा होते हैं। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब आज की कुछ खास खबरें। गाजियाबाद में स्पर्श हॉस्पिटल में हुई युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। युवक के परिजनों ने अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से ही युवक की मौत हुई है। गाजियाबाद का जिला प्रशासन भी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहा है। आज शालीमार गार्डन के 80 फुटा रोड पर एक स्पर्श हॉस्पिटल में एक व्यक्ति रोहित की इलाज के दौरान मौत हो गई और इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है तथा मृतक के शव को पंचायतनामा पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, इसमें किसी पिटाई की वीडियो वायरल हुई है, इसका क्या मामला है? इस तरह का प्रकरण अभी हमारे संज्ञान नहीं, अगर ऐसा कुछ आता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। खोड़ा में पीने के पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक बड़ी योजना पर काम हुआ है। इस योजना का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने किया। खोड़ा के लिए 5 और 3,000 लीटर की क्षमता वाले 70 टैंकर उपलब्ध कराए गए हैं। इनसे गंगा जल की आपूर्ति होगी, सप्लाई होगी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, साहेबाद के विधायक सुनील शर्मा और तमाम अधिकारी यहां इसलिए जुटे हैं ताकि खोड़ा कॉलोनी की पीने के पानी की समस्या का समाधान हो सके। खोड़ा कॉलोनी में पीने के पानी की गंभीर समस्या है। वैसे वहां पानी की सप्लाई ट्यूबवेल से होती है, मगर वहां कई ऐसे एरिया हैं जहां पीने के पानी में खारेपन की शिकायत है। इसी समस्या को दूर करने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया गया। केंद्रीय मंत्री और सांसद वीके सिंह द्वारा टैंकर से गंगाजल सप्लाई की योजना का आज शुभारंभ किया गया।
प्रताप विहार स्थित गंगाजल प्लांट पर आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी आर.के. सिंह, नगर आयुक्त डॉक्टर नितिन गौड़ समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री वी.के. सिंह ने बताया कि कुल 70 टैंकरों द्वारा खोड़ा में गंगा जल की सप्लाई की जाएगी। इसमें 5 और 3,000 लीटर क्षमता के 35 टैंकर खोड़ा नगरपालिका द्वारा खरीदे गए हैं, जिनके जरिए खोड़ा नगरपालिका के 34 वार्डों में पानी की आपूर्ति होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, यू करवट। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में 3 बदमाशों ने जन सुविधा केंद्र ही लूट लिया। तीनों बदमाश हथियार लिए हुए थे। उन्होंने बंदूक केंद्र संचालक पर तान दी। बदमाशों के हाथ 32,000 रुपये की नकदी लगी है। पुलिस सभी को जल्द पकड़ने का दावा कर रही है। बिसरक थाना क्षेत्र के चिपियाना बुजुर्ग के पंचशील कॉलोनी में जन सेवा केंद्र चलाने वाले व्यक्ति से हथियार के बल पर 3 बदमाशों ने करीब 32,000 रुपये की नकदी लूट ली। सोशल मीडिया पर इस घटना की एक वीडियो भी वायरल हो रही है। चिपियाना बुजुर्ग गांव में स्थित पंचशील कॉलोनी में संतोष नामक व्यक्ति जन सेवा केंद्र मनी ट्रांसफर का संचालन करते हैं। 1 मार्च को उनके यहाँ हथियारबंद 3 बदमाश आए। बदमाशों ने संतोष को डर धमकाकर उनके काउंटर पर रखे 32,000 रुपये लूट लिए। पीड़ित की शिकायत पर घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि इस घटना में अहम सुराग हाथ लगे हैं। जल्दी ही इसका खुलासा कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। राहुल गांधी के बयान और उन पर हुई कार्रवाई को लेकर युवक कांग्रेस अभियान शुरू करेगी। संगठन के कार्यकर्ता राहुल गांधी के सवालों को पोस्ट कार्ड के जरिए प्रधानमंत्री को भेजेंगे। गाजियाबाद से 10,000 पोस्ट कार्ड भेजने की बात कही जा रही है। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर युवक कांग्रेस के पश्चिम यूपी अध्यक्ष ओमवीर यादव ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार अडानी मामले में आवाज उठाने वाले कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की आवाज दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की आवाज को दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। युवक कांग्रेस मोदी सरकार को पोस्ट कार्ड भेजकर अडानी मामले में राहुल गांधी द्वारा उठाए गए सवाल पूछेगी। तरह से इन्होंने आवाज को संसद से रोकने की कोशिश की। युवा कांग्रेस के साथी ये प्रधानमंत्री जी के नाम कार्ड को हर जगह गांव में जाकर के, चौपाल में जाकर के, वार्डों में जाएंगे हमारे युवा कांग्रेस के साथी, और ये जो सवाल हैं ये सवाल जिंदा रहेंगे और ये सवाल हम पोस्ट द्वारा भेज करके मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी से जवाब मांगेंगे। युवा कांग्रेस नेता ने कहा कि राहुल गांधी युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबं की आवाज़ बनकर उनकी परेशानियों को उठा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार हर हाल में उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है। यही कारण है कि पहले सुनियोजित तरीके से राहुल गांधी को मानहानि केस में फंसाया गया, उसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी पूरे देश की आवाज़ बनकर केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें सरकारी आवाज़ खाली करने का नोटिस भी दिया गया है। की आवाज़ को दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो सत्य के रास्ते पर चल रहे हैं और सत्य को परेशान कर सकते हो, पराजित नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस अभियान चलाने जा रही है, जिसमें पोस्ट कार्ड भेजकर मोदी सरकार से सवाल पूछे जाएंगे। गाजियाबाद जनपद से युवा कांग्रेस के नेता 10,000 पोस्ट कार्ड केंद्र की मोदी सरकार को भेजेंगे। उन्होंने धर्म और जाति के नाम पर जनता को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में सामान्य सीटों पर भी आरक्षित लोगों को राजनीतिक दल टिकट दे देते हैं। ओबीसी या एससी के लिए आरक्षित सीटों पर यही लोग चुनाव लड़ते हैं, मगर कई बार सामान्य सीट पर भी दावेदारी जताई जाती है और राजनीतिक दल उसे मान भी लेते हैं। इसके खिलाफ राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ ने आवाज़ उठाई है। राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ के तत्वाधान में नवयुग मार्केट में प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें महासंघ ने उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव में अनारक्षित सीटों पर सामान्य वर्ग के लोगों को ही टिकट देने की मांग उठाई। महासंघ के संरक्षक राजकुमार त्यागी ने कहा कि सभी वर्ग के प्रत्याशी अपने लिए आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, परंतु सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित महिला और पुरुष सीटों पर राजनीतिक दल सामान्य वर्ग के लोगों को ही टिकट दें। ये हमारी मांग है और उनको सुझाव है, उनको चेतावनी है कि जहां जहां सामान्य वर्ग के लिए सीटें आरक्षित हैं, वहां पर सभी पार्टियां सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को ही पर अपनी सीट अलॉट करेंगे, यानी कि प्रत्याशी सामान्य वर्ग का बनाया जाए। महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश दत्त भारद्वाज ने कहा कि सामान्य वर्ग हमेशा से ही राजनीति में उपेक्षित रहा है। जब तक इसे बर्दाश्त किया जाता रहेगा, राजनीतिक दल सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य वर्ग के लोगों को टिकट देते रहेंगे। उन्होंने घोषणा की कि यदि सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित सीटों पर अन्य वर्ग के लोगों को टिकट दिया गया तो महासंघ चुनाव का बहिष्कार करेगा। उन्होंने कहा कि इसका दुष्परिणाम राजनीतिक दलों को देश में होने वाले आम चुनाव में भी भुगतना होगा। जिलाध्यक्ष विक्रांत पंडित ने कहा कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव के दौरान किया जाने वाला भेदभाव बर्दाश्त नहीं होगा।
उन्होंने कहा कि सामान्य वर्ग की सीट पर मेयर, चेयरमैन, पार्षद आदि पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को ही टिकट दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के मोदी नगर में आज एक पार्क में धार्मिक स्थल बनाने का प्रयास किया गया। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। मौके पर पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचे, एसडीएम शुभांगी शुक्ला भी पहुंची। उन्होंने समझाकर लोगों को वहां से हटा दिया है, पूरा प्रोसेस बता दिया है और पार्क पर कब्जा नहीं होने देने की बात कही है। सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पार्क है यहाँ पे, महावीर पार्क, वहाँ पे कुछ लोगों के द्वारा रात में जो है हनुमान जी की मूर्ति रखी गई थी। यहाँ पर आके लोगों को समझाया गया है कि उसका क्या नियम है, क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप इसमें अप्लाई करेंगे और शासन से अनुमति मिलने के बाद ही यहाँ पे मूर्ति लगाई जा सकती है। तो लोगों को समझाया गया है। उन लोगों के द्वारा ये कहा गया है कि हम लोग अभी फिलहाल ध्यान दे रहे हैं और आगे की कार्रवाई जो भी है विधिक रूप से, तो जिसकी प्रॉपर्टी है उसके द्वारा एक तहरीर भी दी गई है, उस पर आगे पुलिस कार्रवाई करेगी। यहाँ पे लोगों को समझा के शांत कराया जाए। के ब्लॉक रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन विजयनगर का मामला है। ये लोग हनुमान जयंती पर एक बड़ी यात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा और कविता पाठ भी किया जाएगा। इसी योजना के तहत 6 अप्रैल हमारे आराध्य महाबली श्री हनुमान जी का जन्मोत्सव का दिन भी है। हमें गर्व है अपने इस दिन पर और इस दिन को हम बड़े हर्षोल्लास और एक ज्ञान रूपी अपनी संस्कृति के तहत हम लोग मनाते हैं इसको। इसी कार्यक्रम के तहत स्वामी दीपांकर जी के सानिध्य में एक विशाल भिक्षा यात्रा का कार्यक्रम संपूर्ण हिंदू समाज को एकत्रित करने के उद्देश्य से विजयनगर के चाणक्य चौक दिनांक 6 अप्रैल 2023 समय शाम 4 बजे चाणक्य चौक से यात्रा प्रारंभ होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों को जानने के लिए देख लीजिए युग करवट यूट्यूब चैनल और विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। नमस्कार।